बहुत देर सुबह जूनवू जागता है और अपने परिवार से एक नोट पाता है जिसमें बताया गया है कि उन्हें जल्दी में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसके लिए किराने के सामान के लिए पैसे छोड़ दिए हैं। दुकान जाने के बजाय जूनवू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है अपनी स्ट्रीम के लिए, लेकिन उनकी मस्ती में खलल पड़ता है जब एक खिलाड़ी उसे खबर देखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे ही जूनवू टीवी चालू करता है, सामान्य शो को आपातकालीन संकेत द्वारा बाधित कर दिया जाता है, जो फिर एक रिपोर्टर की ओर कट जाता है जो प्रलय की घोषणा कर रहा है। जूनवू की फोन पर एक आपातकालीन संदेश आता है, इससे पहले कि वह खिड़की से बाहर देखता है, और जो दृश्य उसे दिखाई देता है वह भयावह है। ज़ॉम्बीज़ ने शहर पर कब्जा कर लिया है और वे इंसानों के पीछे पड़े हैं जो घबराए हुए हैं और हर जगह भाग रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से अराजकता है और वाहन एक दूसरे से टकराते रहते हैं जिससे छोटे विस्फोट होते हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही है और जब माँ उसे ढूंढती है तो लड़की उसे खाने लगती है। जूनवू को गलियारे से आवाजें सुनाई देती हैं जो पुष्टि करती हैं कि उसके भवन के अंदर भी अराजकता और हिंसा है। जब वह हॉलवे का दरवाजा खोलता है तो उसका पड़ोसी सांग अंदर घुस आता है, रहने की अनुमति की भीख मांगता है क्योंकि उसका ज़ॉम्बीफाइड भाई उसके अपार्टमेंट पर कब्जा कर चुका है। जूनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, हालांकि सांग चुल लगातार विरोध करता रहता है और दरवाजे को रोकता रहता है। आखिरकार जूनवू उसे बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह वादा करे कि काम खत्म होने पर वह चला जाएगा। फिर जूनवू टीवी पर सुनता है कि लोग एक संक्रमण के कारण बदल रहे हैं जो देश में तेजी से फैल रहा है। लक्षणों में आक्रामक व्यवहार और आंखों से खून बहना शामिल है जो अंततः नरभक्षी प्रवृत्तियों में बदल जाते हैं। जूनवू जल्दी से एक चाकू पकड़ता है और उसे सांग चुल की ओर इशारा करता है। जब वह बाहर आता है, उसके हाथ पर निशान देखकर सांग चुल कसम खाता है कि वह ठीक है, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। अचानक वह गुर्राता है और जूनवू पर हमला करता है, जो उसे पीछे धकेलने और अपार्टमेंट से बाहर निकालने में सफल होता है। कुछ संघर्ष के बाद जूनवू दरवाजा बंद करने में सफल हो जाता है। छेद से वह देखता है कि एक बड़ा ज़ॉम्बी सांग चुल पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। अब दरवाजे के नीचे से खून अपार्टमेंट में रिस रहा है। इसके बाद जूनवू दरवाजे के सामने अपना फ्रिज रखकर मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑपरेटर उसे सूचित करता है कि कनेक्ट नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे आश्वस्त करती हैं कि वे ठीक हैं, वे घर नहीं आ सकते। वह उससे अंदर रहने और जीवित रहने के लिए कहती है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है कि लोगों के पास 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाना और पानी होना चाहिए, जिससे जूनवू को अफसोस होता है कि वह किराने की दुकान नहीं गया। वह अपने खाने बनाता है और एक नोट पर तुम्हें जीवित रहना होगा लिखता है जो एक पारिवारिक तस्वीर पर लटकाता है। अगली सुबह टीवी पर एक प्रोफेसर दिखाई देता है जो समझाता है कि ज़ॉम्बी एक उत्परिवर्तित वायरल संक्रमण से बनते हैं जो मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है। जूनवू अभी भी कॉल नहीं कर सकता, लेकिन वह सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को अपने प्रियजनों के बारे में पूछते और #अलाइव के तहत अपने पते पोस्ट करते हुए देखता है। मदद पाने की उम्मीद में जूनवू अपनी एक तस्वीर खींचता है जिसमें वह अपने पते के साथ एक साइन पकड़े हुए है और इसे #I must survive के साथ पोस्ट करता है। वह एक वीडियो भी देखता है जिसमें एक आदमी बहुत ऊंची इमारत की खिड़की के बाहर अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लटकाए हुए है, बेहतर सिग्नल पाने की कोशिश करते हुए स्ट्रीमिंग कर रहा है। वीडियो समाप्त होता जब वह गिर जाता। टीवी पर रिपोर्ट में घोषणा की जाती है कि जो लोग संक्रमित होते हैं वे परिवर्तन से पहले कुछ मिनटों के लिए बिना लक्षणों के होते हैं। जूनवू अपने ड्रोन को अपनी इमारत के अन्य अपार्टमेंट्स को देखने के लिए भेजता है और पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी में ज़ॉम्बी है। वह गलती से अपने पिता को फोन कॉल कर देता है और इससे बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए ड्रोन को वापस आना पड़ता है। फिर वह खुद को व्यस्त रखने के लिए एक ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी बंद हो जाता है। शाम को जूनवू को इमारत के बाहर एक कार के अलार्म से जगाया जाता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि एक पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारियों पर गोली चला रही है जो सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दुर्भाग्यवश उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वह रीलोडिंग के बीच में होती है तो ज़ॉम्बी उस पर कूद जाते हैं, उसे कुछ बार काटते हैं और फिर उसे दूसरी गली में खींच ले जाते हैं जहाँ और ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे हैं। जूनवू ज़ॉम्बियों को भटकाने उन पर चिल्लाता है, लेकिन वे केवल 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर से पुलिसकर्मी को खाने लगते हैं। अचानक कल का बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर से मारना शुरू कर देता है जब तक कि वह फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोल नहीं लेता। जूनवू जल्दी से धक्का देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह इतना ताकतवर नहीं होता, इसलिए वह बालकनी की ओर भागता है और उसके ऊपर से कूद जाता है। जब ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है तो वह रेलिंग के ऊपर से गिरकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि जूनवू सुरक्षित रूप से पकड़ बनाए रहता है। वह पहले की ज़ॉम्बियों की भीड़ को देख सकता है और यह भी देखता है कि पुलिसकर्मी भी बदल चुका है। इसके बाद वह दरवाजे को बंद करने के लिए उपाय करता है और दुखी होता है कि जब ज़ॉम्बी अंदर आया तो उसने उसके अधिकांश खाद्य नष्ट कर दिया। उस रात वह अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, इस स्थिति के बारे में वह कितना डरा हुआ महसूस करता है। दिन 7 पर जूनवू अपने पिता की शराब पीना शुरू करता है। वह खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि बाहर से उसे देखा न जा सके। टीवी समाचार बताता है कि संक्रमण केवल खून के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति काटने और चाकू के घावों से बचता है वह सुरक्षित रह सकता है। ज़ॉम्बीज़ को ताकत और संवेदी क्षमताओं की एक उच्च भावना मिलती है। उनमें से कई के पास सामान्य मानव व्यवहार करने की क्षमता भी होती है, जैसे दरवाजे खोलना और अपने पुराने काम करना।
एक लुभावने विज्ञापन को देखने के बाद जून वू एक कटोरी रेमन खाता है और बहुत देर से नोटिस करता है कि पोस्ट इट नोट कहता है कि यह उसका आखिरी भोजन था। अपनी निराशा में वह अपनी पानी की बोतल गिरा देता है, इसलिए वह नल से और पानी लेने जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पूरे अपार्टमेंट में पानी नहीं आ रहा है। वह अंत में मेज से कुछ बूंदें चूस लेता है। 10वें दिन जून वू एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है, यह कहते हुए कि वह टीवी पर संदेशों से कितना निराश है जो कहते हैं कि उन्हें केवल घर पर इंतजार करना है। वो बाहर जाने के लिए बेताब है, लेकिन बाहर अभी भी ज़ॉम्बीज़ हैं। उसे याद आता है कि एक आपातकालीन ऐप है जिसमें एक रेडियो शो है जिसे ऑडियो जैक को एंटीना के रूप में उपयोग करके चलाया जा सकता है, लेकिन जून वू के पास केवल वायरलेस ईयरफोन है। 15वें दिन जून वू अपार्टमेंट में नाचता है ताकि वह सामना कर सके। उसी समय वह एक आवाज सुनता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसका परिवार वापस आ रहा है। यह खुशी का पल क्षणिक होता है जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि वह भ्रमित हो रहा है, जिससे उसे मानसिक टूटन हो जाता है। जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उम्मीद खो बैठता है जब तक कि उसे एक वॉइस मैसेज से चौंका नहीं दिया जाता। अपनी माँ को यह कहते हुए सुनता है कि वह घर पर रहे, लेकिन बहुत सारा स्टैटिक है और वह बाकी का हिस्सा समझ नहीं पाता। वीडियो वाले व्यक्ति की नकल करते हुए वह सेल्फी स्टिक के साथ बालकनी पर खड़ा होता है, संदेश सुनते हुए, जबकि ज़ॉम्बी उसके गिरने का इंतजार करते हैं। संदेश समाप्त होता जब एक ज़ॉम्बी उसके परिवार पर हमला करता, संकेत वे मर चुके हैं। यह जून वू को अंततः तोड़ देता है और वह लिविंग रूम में सभी वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन यह उसकी निराशा से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह बाहर जाता है और एक ज़ॉम्बी को गोल्फ क्लब से मारना शुरू कर देता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। जैसे ही वह और ज्यादा के लिए चिल्लाता है, वह कोने के चारों ओर देखता है और एक ज़ॉम्बीफाइड सांग चुल को पाता है। जून वू को सिर्फ एक ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, लेकिन उसकी चिल्लाहट ने पूरे झुंड का ध्यान खींच लिया है। वह लिफ्ट की ओर दौड़ता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन और ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। डरा हुआ जून वू तुरंत भाग जाता है और समय रहते छिपने में सफल हो जाता है। झुंड के चले जाने के बाद जून वू अपने स्थान की ओर वापस जाने लगता है। एक नया ज़ॉम्बी पास में दिखाई देता है, लेकिन वह अंधा है, इसलिए जून वू तब तक इंतजार करता है जब तक वह दूर नहीं चला जाता और जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, ज़ॉम्बी आवाज सुनते हैं और बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। दिन 20 पर जून वू खिड़की की ओर दौड़ता है जब वह कुछ विस्फोटों की आवाज सुनता है और जानता है कि शहर पर बमबारी हो रही है। सब खत्म सोचते हुए वह एक वीडियो बनाता है, हेलो अलविदा कहता है। वह स्टूल पर चढ़े अंत का इंतजार करते हुए एक लेजर बीम खिड़की से आती है, नहीं शब्द की ओर इशारा करती है। जून वू रस्सी के साथ संघर्ष करता है जब तक कि वह खुद को मुक्त नहीं कर लेता और उन शब्दों को पढ़ता है, लेजर इशारा कर रही है जो एक वाक्य बनाते हैं, मूर्ख मत बनो। वह खिड़की से बाहर देखता है। वह देखता है युबिन उसे अपने अपार्टमेंट से दूरबीन से देख रही है। हाथ के इशारों से वे फिर से 7 बजे मिलने के लिए सहमत होते हैं। युबिन का स्थान दिखाता है कि वह बहुत संगठित है और उसके पास बहुत सारे जीवित रहने के उपकरण हैं। उसने दरवाजे के पास एक जाल भी लगाया है और अपने पौधे के साथ अपना पानी साझा करती है। अगली सुबह जून वू देर तक सोता रहता है और 11 बजे खिड़की से झांकता है। युबिन को उस पर दया आती है और वह उसे अभिवादन करने के लिए बाहर आती है। हाव भाव और उनके फोन का उपयोग करते हुए वे अपने नाम और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। युबिन को आवाज सुनाई देती है, इसलिए बताती है कि वे फिर से 7 बजे मिल सकते हैं। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और मुड़कर देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसके जाल में फंसा हुआ है। थोड़ी देर के लिए साहस जुटाने के बाद वह उसे मार देती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जून वू और युबिन दोनों अपने बर्तन बाहर रख देते हैं ताकि पानी इकट्ठा कर सकें, और युबिन अपना पौधा भी बाहर रख देती है। जब वह जून वू की इमारत की ओर देखती है तो उसे ध्यान आता है कि 8वीं मंजिल खाली है। अगली सुबह जून वू जल्दी उठता है, लेकिन वह भूख के कारण अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। युबिन यह देखती है और एक गेंद का उपयोग करके उसकी बालकनी की ओर कुछ रस्सी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाती है। जून वू अपना ड्रोन कुछ रस्सी के साथ भेजता है और जब यह दोनों तरफ से मजबूती से बंध जाता है तो युबिन एक बैग में खाना और एक नोट भेजती है जिस पर लिखा होता है, धीरे धीरे खाओ। उसी समय जून वू देखता है कि गेंद को एक ज़ॉम्बी फायर फाइटर ने पकड़ लिया है जो रस्सी को खींच रहा है। दूसरी तरफ मेज अपार्टमेंट के माध्यम से खींची जाती है और युबिन से टकराती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब जब मेज रेलिंग के खिलाफ फंस गई है तो फायरमैन रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देता है। जून वू उसे रोकने के लिए खाली बोतलें फेंकता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं लगती। फिर जून वू ड्रोन को बाहर भेजता है, उसे फायरमैन के पास उड़ाते हुए, ताकि वह गिर जाए। यह उसके गाल को खरोंचने में भी सफल हो जाता है। ज़ॉम्बी ड्रोन को मारने की कोशिश करता रहता है, इसलिए जून वू को हर हरकत से सावधानी पूर्वक बचना पड़ता है। जब ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर मारना शुरू करते हैं तो वह विचलित हो जाता है और ड्रोन गिर जाता है, लेकिन वह समय पर नियंत्रण वापस पा लेता है। दुर्भाग्यवश फायरमैन ड्रोन को पकड़ने और नष्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह चढ़ाई जारी रख सके, युबिन जाग जाती है और उसका हाथ काट देती है, जिससे वह गिर जाता है। जब युबिन आईने में अपने चोटों को देखती है, जून वू अपने फोन पर एक संदेश दिखाता है जिसमें लिखा होता है, मजबूत रहो। कुछ समय बाद जून वू देखता है कि खाद्य आपूर्ति फिर से कम हो रही है और खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के लिए जीवित रहना होगा। अपने पैरों और सिर को ढकने के बाद वह आधी रात को अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। गलियारों में कई शव हैं, जिनमें सांग चुल भी शामिल है, इसलिए जून वू चुपचाप चलते हुए उसकी चाबियां ले लेता है क्योंकि पास में एक ज़ॉम्बी है। फिर वह सांग चुल के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और फ्रिज से खाना, कुछ हेडफोन, एक जैकेट और वॉकी टॉकी लेता है।
फिर वह बिस्तर पर कुछ देखता है और कवर हटाकर एक मृत महिला को पाता है। उसी समय उस पर सांग चुल के ज़ॉम्बीफाइड भाई द्वारा हमला किया जाता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। जूनवू मृत महिला का उपयोग ढाल के रूप में करने में सफल होता है, जिससे वह लुढ़क कर दूर हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी उसका पीछा करने की कोशिश करता है। हालांकि जूनवू उस पर एक धातु की छड़ फेंकता है ताकि उसे धीमा कर सके और बाहर निकलते समय दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रूप से अपनी जगह लौट सके। नाश्ता करने के बाद जूनवू हेडफोन के तार काटता है ताकि जैक को एंटीना के रूप में उपयोग कर सके, लेकिन दुख की बात है कि रेडियो ऐप काम नहीं कर रहा है। फिर वह वॉकी टॉकी और कुछ पड़ोसी का खाना युबिन को बैग के साथ वापस भेजता है। वे एक दूसरे का समर्थन दिखाने थोड़ी देर बात करते हैं। युबिन ने भी आत्म हटाने पर विचार किया था। दोपहर के भोजन के दौरान वे एक ही समय में नूडल्स बनाते हैं, जिससे वे एक दूसरे की संगति में खा रहे हैं। फिर वे सारा दिन बात करते हुए बिताते हैं और युबिन स्वीकार करती है वह ऊंचाई से डरती है। बचपन में चढ़ाई करते समय वह गिर गई थी। उसी समय वे एक आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि क्षेत्र के सभी ज़ॉम्बी एक ही समय में दौड़ रहे हैं। चूंकि वे अपने अपने भवनों में तूफान की तरह घुस रहे हैं, जीवित बचे लोग जमीन पर चुप रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि युबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है और शोर ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करता है। डरी हुई युबिन सोचती है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जुनवू को याद आता है कि सभी यूनिट्स जुड़े हुए हैं और वह युबिन के पड़ोसी को कॉल करता है। बजती हुई फोन की आवाज ज़ॉम्बी को उसके दरवाजे से दूर कर देती है। चूंकि अपने अपने मंजिलों पर रहना बहुत खतरनाक हो रहा है, युबिन जुनवू को 8वीं मंजिल के खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वे वहां मिलने के लिए सहमत होते हैं। जुनवू एक योजना बनाना चाहता है। हालांकि युबिन मेज और कुछ रस्सी का उपयोग करके खिड़की से कूदकर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर जाती है। ज़ॉम्बी तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं और वह अपनी प्रभावशाली कौशल दिखाती है, क्योंकि वह या तो इतनी तेज दौड़ती है कि उनसे बच जाती है या अपनी कुल्हाड़ी से उनसे लड़ती है। वह कार के दरवाजों से हमला करती है। जब वह दूसरे इमारत तक पहुंचने वाली होती है तो वह गलती से पुलिस की बंदूक पाती है और उसे पकड़ लेती है। एक ज़ॉम्बी उस पर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे काट सके, जुनवू उसे अपने गोल्फ क्लब से मारता है। अब ये जोड़ी एक साथ लड़ सकती है और वे इमारत की ओर बढ़ते हुए ज़ॉम्बियों को मारते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि छोड़ी गई कारों का कवर के रूप में उपयोग करें। जब वे अंततः अंदर जाते हैं तो वे अपने पीछे दरवाजा बंद कर देते हैं और जल्दी से लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक इससे पहले कि ज़ॉम्बी कांच तोड़ दें। जल्द ही वे 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं और एक अनलॉक अपार्टमेंट की तलाश शुरू करते हैं। अचानक वे एक आवाज सुनते हैं और पता चलता है इन गलियारों में भी ज़ॉम्बी है। युबिन एक खुला दरवाजा खोजने के लिए दौड़ती है, जबकि जुनवू गलियारा अवरुद्ध करता है। उसी समय एक दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश आदमी बाहर आता है। युबिन को अपने अपार्टमेंट में धकेलने के बाद वह आदमी ज़ॉम्बियों पर एक गैस विस्फोटक फेंकता है ताकि जुनवू भी दौड़कर अपार्टमेंट में प्रवेश कर सके। दरवाजा बंद करने के बाद युबिन स्वीकार करती है कि वह सतर्क है, क्योंकि यह जगह खाली होनी चाहिए थी। हालांकि वह आदमी अच्छा है और यहाँ तक कि उनके साथ अपना खाना और पानी भी साझा करता है। वह एक बड़ी खबर भी देता है, क्योंकि वह इतनी ऊंची मंजिल पर है। वह कभी कभी रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है और उसने सीखा है कि एक बचाव दल जल्द ही आ रहा है। युबिन और जुनवू बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक जुनवू बेहोश हो जाता है क्योंकि आदमी ने पानी में एक बेहोशी की दवा मिला दी थी। चूंकि युबिन ने केवल एक घूंट लिया था, वह सिर्फ चक्कर में है। वह आदमी फिर भी उसके हाथ बांधने और उसे एक अन्य कमरे में खींचने में सफल हो जाता है, जहां वह उसे अपनी ज़ॉम्बीफाइड पत्नी के साथ बंद कर देता है। दीवारों पर खून यह संकेत देता है कि उसने पहले ही अपने बच्चे को खा लिया है। बाहर से एक रस्सी खींचते हुए आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देता है और समझाता है कि वह सिर्फ उसे खिलाना चाहता है ताकि वह उसकी तरह जीवित रह सके। उसी समय जुनवू जाग जाता है और आदमी पर बंदूक तान देता है। उससे पुनर्विचार करने के लिए कहता है। हालांकि वह आदमी बात करने से इनकार कर देता है और रस्सी छोड़ देता है, इसलिए जुनवू उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जब आदमी चाकू ढूंढता है, युबिन ज़ॉम्बी के खिलाफ संघर्ष जारी रखती है, जो इतनी ताकत से खींचता है कि जुनवू रस्सी खो देता है। वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन ताला नहीं खोल पाता और आदमी उसे धक्का देकर दूर कर देता है। युबिन बच्चे की चादर पत्नी के चेहरे पर रख देती है और जब अचानक कोई आवाज नहीं आती तो आदमी चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार आदमी दरवाजा खोलता है और युबिन उसकी पत्नी को उसके ऊपर धकेल देती है, जिससे वे गिर जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी उसके पति को काट लेता है, जो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बदलने से पहले युबिन दोनों को गोली मारकर मार देती है। गोलियों की आवाज सड़क पर ज़ॉम्बी के झुंड का ध्यान खींच लेती है, जो तुरंत इमारत में घुसने लगते हैं। युबिन जुनवू को हथियार देती है और उससे सब कुछ खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन पहले वह मना कर देता है। वह उसका मन बदल देती है जब वह कहती है कि उन्हें ज़ॉम्बी का खाना बनने के बजाय इंसान के रूप में मरना चाहिए। रोते हुए जुनवू गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय वे एक आवाज सुनते हैं। पता चलता है कि बचाव हेलीकॉप्टर आखिरकार आ रहे हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित दोनों एक और गैस विस्फोटक गलियारे में फेंकते हैं और सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए कुछ ज़ॉम्बी को रास्ते से हटा देते हैं। दुर्भाग्यवश एक बड़ा ज़ॉम्बी समूह जल्दी से उनके पीछे आता है और युबिन को पकड़ लेता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से अपना बचाव करती है और जुनवू एक साइकिल पकड़कर रास्ता रोक देता है, जिससे वह ढेर से बाहर निकल सके।
जूनवू उसे छत पर जाने के लिए मनाता है जबकि वह समय खरीदता है। यूबिन जल्दी से ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन वह अब हेलीकॉप्टर नहीं देख पाती। काफी धक्का मुक्की के बाद जूनवू ज़ॉम्बियों को कुछ कदम नीचे धकेलने में सफल होता है और ऊपर की ओर भागता है। छत के दरवाजे को कुछ सीढ़ियों से बंद कर देता है। जब उसे एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर आसपास नहीं है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, हम अभी भी जीवित हैं। जैसे वे दोनों रोते हैं। ज़ॉम्बी समूह दरवाजा तोड़कर घुसता है और जूनवू गोली चलाता है, लेकिन गोलियां खत्म होने से पहले कुछ प्राणियों को मारता है। हेलीकॉप्टर आता है और सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार होते हैं ताकि ज़ॉम्बियों को दूर रखा जा सके, जबकि जूनवू और यूबिन हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से बाहर निकलता है, जूनवू के फोन में फिर से सिग्नल आ जाता है और उसे अपने परिवार से संदेश मिलते हैं कि वे ठीक हैं। दूर से शहर को देखते हुए जूनवू को सोशल मीडिया पर देखे गए सभी पोस्ट याद आते हैं जो बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे जीवित बचे लोगों से संबंधित थे, और वह कल्पना करता है कि उसका "मुझे जीवित रहना है" टैग जीवित में बदल गया है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।